बड़े और इतने ग्लैमरस सपने दिखा दिए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे पता ही नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ में। लड़कियां जो है बिल्कुल लाइन लगा के खड़ी होंगी और गाड़ियां होंगी। दोस्तों नमस्कार। नीट की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की बेताबी होती है। मैं भी आज मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हूं और कुछ ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे भावी डॉक्टर से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सफलता हासिल करी। बहुत रोचक कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मेरे साथ एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर के कुछ होनहार विद्यार्थी हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवा रहा हूं। ये अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे और इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद, कैसी है मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी, ये लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं, क्या एक्सपेक्ट करके आए थे, कैसा ये अभी फेस कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या सिर्फ नीट के दौरान ही पढ़ना पड़ता है या फिर उसके बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती है। हम आनंद से बात करेंगे। आनंद जयपुर से सीकर आए। आनंद, कितना बदलाव आया ज़िंदगी में नीट का एग्ज़ाम पास करने के बाद? अब आप MBBS थर्ड ईयर में आ गए हैं। जी सर, मेरी जो जर्नी रही है नीट एग्ज़ाम की वो इनफैक्ट कम्प्लीटली ऑपोजिट है पोलर टू जो इनकी जर्नी रही है। इन्होंने नीट के लिए कोई कोचिंग नहीं करी। मैंने अजमेर में प्रिपरेशन करी जो मेरा होम टाउन था। उसके बाद फिर मैंने जयपुर में प्रिपरेशन करी, कोटा में। आई हैड ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। मेरा स्कूल ईयर्स में तो सबको बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़ा आसानी से क्रूज थ्रू कर लेगा, बट बहुत यूजुअली होता है कि जो यूजुअली स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं एकदम से उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं। और फिर मेरी अपनी पर्सनल खुद की गलतियाँ रही जो मैं कम्प्लीटली ओन अप करता हूँ। उसमें मैं एक बहुत डिप्रेसिंग वाले फेज़ में चला गया था जब मैं कोटा में था। और इवेंचुअली आप ये होता है कि आप जब आप ड्रॉपर होते हो और मल्टीपल ड्रॉप्स ले चुके होते हो तो आप अपने ही दिमाग में एक सेकंड रेट सिटीजन बन जाते हो। बिल्कुल। आपको लग रहा होता है कि जो खुद को आप अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। आपको ये लगता है कि नहीं ठीक है, मैं शायद कॉम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ जो चीज़ें हैं। आप अपने आसपास के लोगों को भी देखते हो कि जो 12th के साथ जो फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एक अलग तरह का बिहेवियर मिल रहा है कंपेयर टू जो ड्रॉपर स्टूडेंट है। और अगर आप जो उनके स्टार बैच में नहीं हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तो ऑटोमेटिकली आप एक सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट होने लग जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का ये जो स्टार बैच वाला मुद्दा है अभी काफ़ी हाईलाइटेड भी, आपको क्या लगता है स्टार बैच होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आई थिंक कोचिंग्स जो है वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनसे NGO वाली हम उम्मीद तो नहीं रखें। वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं तो उनको अपना रिजल्ट ही उनका प्रॉफिट देगा। तो उनको जहाँ दिख रहा है कि ये बच्चा अगर हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इसमें एक बात मैं आपको टोकना चाहूँगा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो हैं जो अभावग्रस्त थे, ऐसी जगहों पे थे जहाँ से इजीली नहीं पहुँच पाते। अगर कुछ ऐसे कोचिंग्स नहीं होते या फिर छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते तो शायद वो आपके जैसे इन बड़े कैंपसेज में आज नहीं पहुँच पाते। बेशक। और अभी तो जब ऑनलाइन एजुकेशन आया है तो ये जो मोनोपोली है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की टूटी है। जब ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चा बहुत कम में पढ़ करके, बहुत कम पैसा दे करके, अगर वो सचमुच टैलेंटेड है और सचमुच उसमें कामयाब होने की ज़ील है तो वो लोग पहुँच रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये जो मोनोपोली है वो तो धीरे धीरे टूटी है। यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद में व्हाट आई सीन इज कि आप क्या करके आए हो, आपने कितने ड्रॉप लिए हैं वो कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जब वो आते हैं उनको लग रहा है कि हम 3 ड्रॉप ले चुके हैं, 4 ड्रॉप ले चुके हैं। ऑलरेडी जो हमारे साथ वाले होंगे उनसे छोटे होंगे, अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि कोई पता नहीं हमसे कैसे ट्रीट करेगा। सही बात है। टीचर्स में क्या बोलेंगे और कई सारे फैक्टर्स। एग्जैक्टली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे आते हो, आप अपने लिए टारगेट बनाओ कि मैं अपने वेट से ऊपर पंच करूँगा, मैं कंसिस्टेंटली अच्छा करूँगा, उसके बाद में जो होता है वो होगा। और मतलब आई थिंक आई हैव बीन डूइंग रीजनेबली फाइन। मैं यहाँ पे बॉयज़ में टॉपर हूँ एंड आई थिंक मेरी जर्नी सही ट्रैक पे चल रही है। बाकी तो जब होगा कुछ अच्छा तो होपफुली सबको पता चलेगा। डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आप करें। और मुझे एक मैच्योरिटी आपकी बातों में झलक रही है। अच्छा, ये मैच्योरिटी स्ट्रगल करते करते आ जाती है आदमी में? हाँ, मतलब जब इंसान को धक्का लगता है तो वो 2 कदम आगे जाता है। डेफिनेटली पुश कर दिया जाता है। अच्छा आनंद, एकेडमिक्स के बारे में आपने बताया, ज़िंदगी को लेके क्या ओपिनियन अपने हैं? अपन किस तरीके से सोचते हैं? कौन से डायमेंशंस आपको लगता है कि ज़िंदगी में आदमी को स्टेब्लिश करनी चाहिए? किस डायमेंशन में जाना चाहिए? कहाँ तक जो है वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? मतलब लिमिट तो देखो कोई नहीं है, कोई लिमिट कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा ना कि ये एक स्टैंडर्ड जो है वो अपनी लाइफ का एक मोटिव होता है। आई मीन प्रॉब्लम आई थिंक ये होती है, स्पेशली जैसा अजय है या अजय जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बैच में और इवन जूनियर बैचेस में, और वो हमेशा रहेंगे और वो पहले भी रहे। उनको प्रॉब्लम ये होती है कि आप उनको इतने बड़े और इतने ग्लैमरस सपने दिखा दिए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे पता ही नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ में। लड़कियां जो है बिल्कुल लाइन लगा के खड़ी होंगी और गाड़ियां होंगी और आप बाहर निकलोगे जिंदगी पैकेज आपको ये मिलेंगे करोड़ों के। आपको ये नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को आप कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक जहाँ पर ड्यू है उनका क्रिटिसिज्म आपका अपना राइट है जी। ठीक है। इस चैनल का नाम भी, जिस पे वीडियो आपका जाएगा, इसका नाम है अभिव्यक्ति, मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है।
और मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, लंबे टाइम से पढ़ाता हूँ। ये क्लासरूम स्टूडेंट हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रखर और मुखर होकर बोलना हमेशा मेरी हैबिट में है, कोई मुद्दा हो चाहे। मेरा आप आराम से बोलिए। मेरा इंटेंशन को इंस्टीट्यूट को कोई क्रिटिसाइज करना नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो इतना पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा। स्टेक होल्डर्स जितने सारे एजुकेशन में वो फेल हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक तरीके से काम करना पड़ेगा। उनको एक तरह से बोलना आना चाहिए, उनको अपने बच्चों को एक तरह से कन्विंस करना आना चाहिए, एक लाइन पे उनको बताना आना चाहिए कि तुम्हें काम क्यों करना है, तुम्हें पढ़ने क्यों। 11वीं का बच्चा है, उसको क्या मालूम है। अब उसको बताओगे कि आपको आपकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आ जाएगा, अब 2 साल पढ़ लो बस। तो जब वो 2 साल बाद में यहाँ पे आता है तो उसको वो जो दिखाया गया है और जो वो देखता है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। अच्छा, मुझे कभी कभी आपकी इस बात को मैं बीच में फिर रोक रहा हूँ, इसलिए जैसे आपने कहा ना कि उसको ये बताना होता है, उसको ये बताया जाता है कि 11th क्लास में तुम ऐसा कर लोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। जी बिल्कुल। ये तो मेरे फादर ने भी कहा है मुझे, तो मेरे पापा में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं लगता फिर कोई ज़्यादा फर्क है। हाँ, लेकिन आपके पापा को आपसे प्रॉफिट नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है जी। और डॉक्टरी में अगर आप आ रहे हो स्पेशली, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अगले 10-12 साल तक आपको कोई बहुत खास पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत सेंटहुड वाली लाइफ है। आपको लोगों की, अगर आप सर्विस वाले माइंडसेट से आप नहीं आ सकते हो, अगर आप एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए नहीं आ सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो आप आकर के आप खुद को परेशान बहुत करोगे। क्योंकि आपको जो आपके बड़े बड़े एम्बिशंस हैं वो तो एज सच कंप्लीट नहीं होते हैं एमबीबीएस में। बहुत मिनिमल पैकेजेस गवर्नमेंट देती है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो एडमिट ही नहीं करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं खाली एमबीबीएस की जो क्वालिफिकेशन है उसको। हाँ, अभी तो कंट्री में कई सारे नए बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम आ गया है और वो इम्पोर्टेंट भी है, फिल्टर आउट करने के लिए वो लोग जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअली उन्होंने अपनी एमबीबीएस में काम किया है, फ्रॉम दोस्त जो सिर्फ कॉलेजेस में थे। तो आई थिंक एक स्टेबल लाइफ, आपने पूछा कि कहाँ तक अपनी लाइफ को ले जाना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्लैमर के पीछे भागने में या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एम्बिशंस के पीछे भागने से अच्छा है कि एक स्टेबल लाइफ हो, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो आपके पास में। ऑफ कोर्स हर इंसान को कंजम्पशन चाहिए, आप अच्छी अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आपके अराउंड लोग हों, आप उन लोगों को टाइम दे पाएँ और आप उन लोगों के साथ में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएँ। आनंद का जो ज़िंदगी का देखने का नज़रिया है ना, अब तुम थोड़ा सा सीख लो इससे। ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है ना, वो बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। आप बहुत तूफानी कर जाओगे दुनिया में, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन लोग आपके पास नहीं होंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आपके पास क्या है। दूसरी काम की बात है, जैसा आप कह रहे थे ना, जैसा आप कह रहे थे कि आप किसी भी लेवल पे परस्यू कर लो, कहीं भी कर लो, अगर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन अपने आप में नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या डिजर्व करता हूँ, तो फिर चीज़ें ज़्यादा मायने रखती नहीं है। नीट 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं और इसके अलावा भी जो बच्चे पीजी की तैयारी करेंगे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं, उनको आप क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वो जो है वो सफलता अर्जित करें, कैसे सक्सेस अचीव करें? आई थिंक एक गलती जो मैंने अपनी यूजी डेज में करी थी प्रिपरेशन के टाइम पे, और जो मैं अब देख रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत कॉन्शियसली मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कि आप कोई एक सिस्टम चुन लो, बहुत सोच समझ के चुनो, लेकिन उस एक सिस्टम पे आप कम्प्लीटली भरोसा करके उसको पूरा फॉलो करो। इंस्टेड ऑफ कि मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि मैं इसका कुछ खरीद लूँ, उसका कुछ ले लूँ, इसका कुछ इसकी टेस्ट सीरीज़ लगा लूँ, उसका टीचर ये वाला अच्छा है, इसका ये वाला ले लेता हूँ। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। एक सिस्टम को अगर आप फॉलो करके अगर आप कम्प्लीटली उस पर डिवोट कर सकते हो, दैट विल बी फार मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऑल्सो टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हर तरह से। जो भी 12th वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत रियल रहो अपने साथ में, कोई फालतू का कोई इल्यूजनमेंट मत रखो और रियल रह के, ऑनेस्ट रह के काम करो। और जो ड्रॉपर्स हैं वो उनको डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगातार सही काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो लाइफ भी आपको माफ़ करती है और लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं आपके साथ। अगर एट लास्ट सब ठीक अगर हो जाता है तो सब ठीक ही होता है। जी।